नमस्कार, मैं पुष्पा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग माइलस्टोन में। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे जीन पियाजे की थ्योरी, जीन पियाजे का सिद्धांत, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल टीचिंग का कोई भी एग्जाम अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है और 2 से 3 क्वेश्चन इसमें हर साल आपसे पूछे जाते हैं। इस थ्योरी में जीन पियाजे ने मानसिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को बताया था। ये बताया था कि बच्चों में मानसिक विकास की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, कौन कौन सी अवस्थाएं आती है, बच्चा किस प्रकार से सीखता है। 4 प्रकार की इसमें मेनली अवस्थाएं बताई गई थी, जिसमें से 2 हम डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। जो 2 हमने डिस्कस कर ली थी वो इंद्रिय जनित गामक विकास, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहता है, और उसके अलावा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक बच्चे में देखने को मिलता है, और अलग अलग प्रकार के इसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं इन 2 अवस्थाओं में। इसके आगे के क्या परिवर्तन बच्चों में रहते हैं, किस प्रकार से क्या परिवर्तन बच्चों में देखने को मिलता है, बच्चे की मानसिक प्रक्रिया क्या रहती है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा इसे। थर्ड स्टेज आती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को डिस्कस करने से पहले हम इसके शब्दों को समझेंगे कि मूर्त या फिर कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है। मूर्त या कॉन्क्रीट का मतलब होता है कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम अपनी आंखों के आगे प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, यानी अभी हमारे आंखों के सामने ही है, उसको हम क्या कहेंगे, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारी आंखों के सामने है वो होती है मूर्त। और ये जो अवस्था है वो रहती है हमारी 7 से 11 वर्ष की। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि आयु की अवधि क्या रहती है इसमें, तो वो है 7 से 11 वर्ष। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इस पे भी आपका क्वेश्चन बनता है, इसको अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वो आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ना देकर वो आपसे पूछेगा अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या रहती है, तो उसमें आंसर आएगा आपका 7 से 11 वर्ष। और आपको ये भी याद रहना चाहिए कि 7 से 11 वर्ष वाली जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वही आपकी अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि बच्चों के अंदर क्या होता है कि अब बच्चे वस्तुओं को अच्छे से पहचानने लगते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर वस्तुओं की पहचान होने लगी है। अब वो चीज़ों को अलग से वो कैटेगराइज कर पाएंगे, उनमें डिफरेंस कर पाएंगे, यानी उनको अलग अलग तरीके से देख पाएंगे। जो भी उनका रूप रंग क्वालिटी जो भी उनकी है उसके बेस पे वो उनका डिफरेंस कर पाएंगे। और अब क्योंकि उनमें संप्रत्यों का निर्माण होने लग जाता है तो इसलिए वो चीज़ों को समझने लग जाते हैं, और क्योंकि समझ जाते हैं तो वो उसको व्यक्त करने की क्षमता भी विकसित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे में वस्तु को पहचानने की, उसको वर्गीकृत करने की, उसका विभेदीकरण करने की, यानी उसको डिफ्रेंशिएट करने की, उसको समझने की, और उसके बाद उसको अपने शब्दों में कहने की, उसको व्यक्त करने की उसमें क्षमता विकसित हो जाती है। बच्चों में इस अवस्था में मूर्त चिंतन की प्रक्रिया का भी प्रारंभ हो जाता है। अब मूर्त का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि मूर्त का अर्थ होता है कोई भी ऐसी वस्तु जो कि हमारी आंखों के सामने है। तो बच्चे कोई भी वस्तु को देख करके उसके ऊपर चिंतन करना शुरू कर देते हैं। अभी बच्चे की जो मेंटल पावर है वो इतनी डेवलप नहीं हुई है कि उसको अगर हम बोले कि आप ये चीज समझिए कि ऐसा कुछ है, यानी जैसे हम अज्यूम करने के लिए कह दे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए प्राइमरी टीचर को स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी क्लास में बच्चों के एज के अकॉर्डिंग ही कंसेप्ट को लेके चले कि बच्चा किस हद तक वो सोच सकता है और कब वो नहीं सोच पाएगा। तो बच्चे के अंदर 7 से 11 वर्ष की अवस्था में मूर्त चिंतन की प्रक्रिया ही शुरू हो पाती है, यानी वो अमूर्त स्थूल रूप में ही चीजों को समझ पाता है जो भी उसके सामने होती है। अगर आप उसको वस्तुओं को सामने रखेंगे तो वो चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं और उनको कंपेयर कर पाते हैं, उसको जान पाते हैं और अच्छे से। तो इस तरीके का जो परिवर्तन है इसमें मेजर जो चेंज है बच्चे के अंदर वो देखा जाता है, यानी बच्चे खुद से करके और उसके बाद उसको सीख पाते हैं अच्छे से। इस अवस्था में जो होता है बच्चे की कल्पनाशीलता अब कम होने लग जाती है। जो लास्ट की स्टेज हमने पढ़ी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चे की कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा थी, वो अपनी कल्पना के जगत में ही खोया रहता था, उसको यथार्थ की जो दुनिया असलियत संसार से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब क्या है, उसकी कल्पनाशीलता कम हो जाती है और वो उसको यथार्थ की दुनिया को समझने का वो प्रयास करने लगता है। वो कोशिश करता है कि वो आसपास की जो चीजें हैं उसको देखे, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछता है और उनके जो कंसेप्ट निर्माण का जो प्रोसेस है उसको करने का वो ट्राई करता है कि वो हर एक चीज को देख के वो उसको समझ सके और उसमें फिर एक नया कंसेप्ट आ पाए। तो इस तरीके का उसका प्रयास होता है, क्योंकि अब वो कल्पनाशीलता से हट गया है, कम हुआ है, खत्म नहीं होता कभी भी है।
नेक्स्ट आता है हमारा कि वजन व दूरी के मापों को समझने की योग्यता उसमें विकसित हो जाती है, जो कि लास्ट स्टेज में बच्चे के अंदर नहीं होती। बच्चे को मैंने आपको समझाया था कि वो घर से स्कूल की दूरी कि घर से स्कूल की जो दूरी है वो एक बराबर रहती है, स्कूल और घर के बीच की दूरी जो है वो भी समान रहती है। यानी बच्चा चाहे घर से स्कूल जाए या स्कूल से घर आए, वो दोनों की दोनों जो डिस्टेंस है वो सेम रहेंगे। पहले बच्चे को ये कंसेप्ट समझ नहीं आता था, लेकिन अब क्योंकि उसकी आयु बढ़ गई है और जो प्याजे हैं वो यही कहते हैं कि आयु बढ़ने के साथ साथ, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आयु बढ़ने के साथ साथ जो भी जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं उसके अनुसार बच्चा सीखता रहता है और उसके जो बौद्धिक विकास है उसका वो होता रहता है। तो इस प्रकार से बच्चे में अब ये विकास होना शुरू हो जाता है। और इसी में एक और हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि जो बच्चा है वो ग्लासेस को देख के जो उनका मेजरमेंट होता है कि एक लंबा और पतला ग्लास है और एक चौड़ा बर्तन है, उस चौड़े बर्तन का जो पानी है वो लंबे और पतले गिलास में डाल दिया जाए अगर, और बच्चे से पूछा जाए कि दोनों में से किस में ज्यादा है, तो वो कहेगा लंबे वाले गिलास का। लेकिन इस अवस्था में ऐसा नहीं होता है। इसमें वो बच्चे को समझ आने लग जाता है कि वस्तुओं का जो माप है वो एक बराबर रहता है, चाहे उसको कैसे ही बर्तन में क्यों ना उसको डाल दिया जाए। तो इस प्रकार की समझ जो है वो बच्चे में होनी शुरू हो जाती है। अब बच्चे के अंदर जो विकास होता है वो होता है क्रमबद्ध और तर्क संगत चिंतन का प्रारंभ हो पाता है उसके अंदर। बच्चा जो है चीजों को क्रमबद्ध तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे जो है पहले बहुत छोटी चीज, फिर उसके बाद बड़ी चीज, फिर उससे बड़ी, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजों को लगाना वो सीख जाते हैं। उसके अलावा बच्चे क्या करते हैं, किसी भी चीज को लॉजिक से सोचने का ट्राई करते हैं, ना कि ऐसे ही सुन लिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया। यानी बच्चे अपना उसमें एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश करते हैं कि वो उससे क्या नया निकाल के सीख सकते हैं, वो हर चीज को ट्राई करके देखते हैं। यानी आपने देखा होगा इस एज के जितने भी छोटे बच्चे हैं वो हर चीज को बहुत ही अलग अलग तरीके से देखेंगे, उसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसको खुद से यूज करेंगे, तब जाके वो किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि हाँ ये कुछ वस्तु ऐसी है या ऐसी होती है, यानी उसका उनका कंसेप्ट तब डेवलप होता है। तो इस तरीके की जो उनमें विकास है वो प्रारंभ होता है इस अवस्था में। जीन पियाजे की थ्योरी की ये लास्ट अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये रहती है व्यक्ति के अंदर 11 वर्ष से लेकर के आगे, जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक इसी अवस्था में व्यक्ति होता है। क्योंकि इस अवस्था के बाद से बच्चे में परिपक्वता आनी शुरू हो जाती है, वो उसका मेच्योरिटी पीरियड वो स्टार्ट हो जाता है और वो जीवन तक चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। क्योंकि मैच्योरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कभी नहीं खत्म होता, यानी जितनी मैच्योरिटी आ गई है उसके आगे आपके अंदर और मैच्योरिटी देखने को मिलती है, तो यही हमेशा क्रम चलता रहता है। इस अवस्था को एक और नाम से जाना जाता है, वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, और उसके बाद ये आपको दो चार नाम ऑप्शन में डाल के और ये भी इंक्लूड आपको कर दिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा सही है। इस तरीके से आपको दिया जाता है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर भाषा का विकास बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि बच्चा अब अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेशन कर लेता है, अपनी बातों को अच्छे से वो कहने सुनने लग जाता है, उसके अंदर बहुत सारे जो शब्दकोश है वो इकट्ठा हो जाता है उसका। तो इस तरीके से बच्चे का जो भाषा विकास है वो बहुत अच्छे से होने लग जाता है। नेक्स्ट इसमें है संप्रेषणशीलता का विकास, यानी कम्युनिकेशन स्किल बच्चे का अच्छा हो जाता है, कम्युनिकेशन विकास उसमें हो जाता है, वो एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। वो बच्चे जो हैं अपनी बातों को दूसरों तक बहुत अच्छे से वो संप्रेषण कर पाते हैं, कह पाते हैं, दूसरे की बातों को समझ पाते हैं, अच्छे से सुनते हैं। तो इस तरीके की अटेंटिव लिसनिंग एंड उनका जो है बताना चीज़ों को वो होता है, बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हैं वो चीज़ों को लेके कि जो भी वो कह रहे हैं और दूसरों की बात सुन रहे हैं, उनमें वो कम्युनिकेशन उनका स्किल बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट में आता है संप्रत्यय का उचित विकास। अब बच्चे जो भी चीज़ जानना चाहते हैं, जो भी आसपास देखते हैं अपने आसपास के समाज में, अपने वातावरण में, और जो भी उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं उनके बारे में वो अच्छे से जानना चाहते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं उनको वो बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना चाहते हैं, हर एक चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी उनमें एक अलग ही डेवलप हो जाती है, और अलग तरीके से उनमें अब कंसेप्ट का निर्माण होना शुरू हो जाता है। संप्रत्यय का जो निर्माण है अब पहले की तुलना में बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके के कुछ विकास इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें
बच्चे के अंदर किसी भी चीज़ को लेके निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास हो जाता है। बच्चा किसी भी चीज़ को लेके एक कंक्लूजन पे आसानी से पहुँच पाता है, लेकिन उसके पीछे की पूरी प्रक्रिया सोचने विचारने की, किसी भी चीज़ को लेके अलग-अलग प्रकार की परिकल्पनाएँ बनाना, उसको अच्छे से सोचना विचारना, उसका अवलोकन करना, परीक्षण करना उसका, फिर उसके बाद वो किसी कंक्लूजन पर निकल पाता है। तो इस तरीके की जो क्षमता का विकास है बच्चे में देखने को मिलता है इस अवस्था में। नेक्स्ट आता है स्मरण शक्ति जो है बच्चे की, वो रटने पर आधारित ना होकर तर्क करने पर और समझने पर आधारित होती है। यानी अब बच्चा रट्टू तोता की तरह उसको सुनकर रट नहीं लेता है, बल्कि उसके पीछे जो भी लॉजिक है उनको समझने का प्रयास करता है। अगर कोई भी चीज़ है तो वो क्यों है, क्या और क्यों का कारण जानने का प्रयास करता है, कैसे का है, इस तरीके की जो अलग-अलग क्वेश्चंस है किसी भी चीज़ को लेके उनको जानने का प्रयास वो करता है, और इस तरीके से वो अपने समझ के आधार पर चीज़ों को सीखता है। इस अवस्था में बच्चों में अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। जैसा कि इस अवस्था का नाम ही है अमूर्त चिंतन। जो भी ऐसी वस्तु जो बच्चे के आँख के सामने ना हो, और ऐसी चीज़ का बच्चे को जब हम कहते हैं कि इसका चिंतन करो या फिर मान लो कि ऐसा है, तो बच्चे उस चीज़ को मान लेते हैं या फिर अपने जो अनुभव है जीवन के उससे निकाल के उसको सोच लेते हैं उस समय के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल है इसका कि जैसे मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं, वो कभी भी अगर कोई ट्राइंगल लेते हैं या फिर क्वाड्रिलेटर लेते हैं तो उनको बोलते हैं कि मान लो कि एक त्रिभुज है। इस तरीके के क्वेश्चन बताए जाते हैं मैथमेटिक्स में कि मान लो कि एक त्रिभुज है ABCD, ABC सॉरी, और एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इस तरीके से जो है बच्चा उस चीज़ को एज्यूम कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करके फिर वो अ, उसका सॉल्यूशन निकालना शुरू कर देता है। तो इस तरीके की जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो बच्चे के अंदर आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा बच्चे के अंदर समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास होना शुरू हो जाता है। यानी बच्चे के पास अगर कोई समस्या आई है, चाहे वो उसके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हो, उसके शैक्षिक जीवन से, मतलब किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, तो बच्चा उसको सुलझाने की पूरी कोशिश करता है, खुद से अपना दिमाग लगाता है कि समस्या का समाधान किस प्रकार से वो खुद से कर सकता है। अगर कोई समस्या ऐसी है जिसको वो खुद से नहीं सॉल्व कर सकता, तो वो अपने बड़ों की वो हेल्प लेता है जो उनकी समस्या समाधान में मदद कर सके। तो इस तरीके से बच्चा जो है हर वो संभव प्रयास करता है जिससे समस्या का समाधान उसका हो सके। तो इस प्रकार की योग्यता का विकास उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें आता है कल्पना शक्ति का उपयोग कर निर्माण व सृजन कार्य के लिए करना। जो कल्पना शक्ति है उसका उपयोग करता है निर्माण करने में, कुछ अलग एक सृजन करने में, क्रिएटिविटी दिखाने में वो करता है कि बच्चे के अंदर जो भी उसका कल्पना शक्ति है उसके बेस पे वो कुछ नया बनाने का कोशिश करता है, उसमें कुछ और सृजनात्मकता अपनी लगा करके, अपनी क्रिएटिविटी लगाकर उसको और अच्छा करने का प्रयास वो करता है। तो इस तरीके का जो है परिवर्तन बच्चे में देखने को मिलता है कि अब वो अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर रहा है किसी भी चीज़ के नए निर्माण के लिए। तो इस प्रकार से जो है अपनी शक्ति का वो सही उपयोग करने लग जाता है। लास्ट हमारा पॉइंट आता है इसमें बौद्धिक शक्तियों के द्वारा सीखने का प्रयास करता है। अब वो क्या करता है कि वो सिर्फ ऐसे ही चीज़ों को सुन के देख के नहीं सीख लेता, जब तक वो अपने दिमाग की उसमें सारी शक्तियाँ ना लगा दे, उसमें हर प्रकार से वो अच्छे से जांच पड़ताल ना कर ले, समझ ना ले, तब तक वो उसको नहीं सीखता। यानी अब जब तक उसका दिमाग उस चीज़ में बिल्कुल लगा ना दे तब तक उस चीज़ को नहीं सीखता। यानी वो पहले कैसे सीखते थे, वो हिट एंड ट्रायल मेथड से सीखते थे कि पहले प्रयास किया फिर त्रुटि हुई, फिर प्रयास किया फिर त्रुटि हुई, यानी गलती कर करके सीखने का उनका प्रोसेस था। लेकिन अब क्या करते हैं, वो अपनी बौद्धिक शक्तियों का उपयोग करके, ऐसा नहीं है यहाँ पे गलतियां नहीं करते हैं, लेकिन गलतियों की संख्या यहाँ पे कम होती है और जो गलती वो एक बार कर देते हैं उस गलती से भी वो आगे सीख के निकलते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रयास है वो बच्चे इस अवस्था में 11 साल के बाद की जो अवस्था देखने को मिलती है वो व्यक्ति में देखने को आती है कि वो अपनी बौद्धिक शक्तियों के द्वारा ही चीज़ों को सीख रहा है। तो ये था हमारा टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके अलावा जीन पियाजे ने 2 और अवस्थाएं बताई हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। उस अवस्था को लेके भी हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उसके बाद हम करेंगे इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कि ये एग्जाम एजुकेशनल शैक्षिक रूप से किस प्रकार से ये महत्व रखता है टीचर के लिए, यानी टीचर को क्यों पता होना चाहिए। अभी तक आपको जो भी पढ़ाया है और समझाया है उसमें का किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन अभी भी रह गया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट वीडियो अपडेट. Stay tuned, stay blessed. Thank you so much.